गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है फ्रिक्शन। क्लास 8th का 12th चैप्टर है। हमारा पढ़ने का मेथड ये रहेगा, पहले तो तुम वीडियो को पॉज करोगे और कंप्लीट पैसेज को इंग्लिश में पढ़ोगे और समझने की कोशिश करोगे। उसके बाद मैं तुम्हारे सभी डाउट्स क्लियर करूँगा और जो चीज़ें मुश्किल हैं उसे आसान लैंग्वेज में समझाऊँगा। You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal। तो इसमें कहा है कि तुमने ट्रैफिक सिग्नल पे देखा ही है कि जो कार है या फिर ट्रक ड्राइवर है वो अपने गाड़ियों को स्लो करते हैं, और तुम भी अपने बाईसाइकिल को स्लो करते हो बाय अप्लाइंग ब्रेक लगा के। तो क्या तुम्हारे मन में कभी आया है वाई अ व्हीकल स्लोज डाउन, क्यों एक व्हीकल स्लो हो जाता है जब ब्रेक अप्लाई होती है? नॉट ओनली व्हीकल्स, केवल व्हीकल नहीं, ऑब्जेक्ट, वस्तुएं, मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रही है, जैसे सड़क है, सड़क के ऊपर आपकी कार, ये दो चीज़ें हो गई ना, एक सड़क है एक कार है। या फिर फ्लोर के ऊपर एक बॉल है जो रोल कर रही है, तो वो भी दो ऑब्जेक्ट हो गई। एक फर्श है, फर्श के ऊपर बॉल रोल कर रही है। स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन हिम, वो अपने आप से स्लो हो जाती है जबकि कोई एक्सटर्नल, कोई बाहरी फोर्स उस पर ना लगाया जाए। अगर बॉल है, आप फर्श के ऊपर एक बार रोल कर दोगे तो वो धीरे धीरे रुक जाएगी। कब रुकेगी? अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। हो सकता है कि तुम दोबारा से उसको हाथ से टैप कर दो तो वो स्पीड कम नहीं होगी फिर उसकी। वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील। बनाना का जो छिलका होता है, जो केले का छिलका होता है, अगर उस पर आप पाँव रखोगे, उस पर स्टेप रखोगे तो स्लिप कर देते हो। तो ऐसा क्यों होता है? वाई इज इट डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल क्यों होता है? वॉक, चलना, स्मूथ एंड वेट फ्लोर, गीले और स्मूथ फ्लोर के ऊपर चलना मुश्किल क्यों होता है? यू विल फाइंड द आंसर्स टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम इन सब का उत्तर पाएंगे। ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक स्टूडेंट है, उसने बनाना पील के ऊपर पाँव रखा है और वो स्लिप होके गिर गया है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आइए इसे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 12.1, जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल। एक टेबल के ऊपर एक किताब को पुश करना है। पुश होता है धकेलना, अपने से दूर करना। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स, तो तुम ऑब्जर्व करोगे। आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस चल के ये अपने आप को रोक लेता है। रिपीट दिस एक्टिविटी, इसको दोबारा से करो, दोबारा से पुश करो फ्रॉम द अपोजिट साइड। जिससे पहले किया था उससे अपोजिट डायरेक्शन से तुम इसको अब पुल करोगे। तो अब क्या होगा? डज द बुक स्टॉप दिस टाइम, क्या अब की बार भी बुक रुक गई? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, क्या तुम इसके कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हो या सोच सकते हो? कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक। तो अब ये बोल रहा है कि जब बुक है, हम उसको बार बार स्लाइड कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो वो अपने आप से रुक रही है। एक बार मोशन में आती है और फिर रुक जाती है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि उस पर जरूर ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, जैसा कि इन पिक्चर में दिखाया भी गया है? ये कुछ वैसा ही है। अगर तुम एक साइकिल चला रहे हो, अगर उसमें पैडल लगाना बंद कर दोगे तो धीरे धीरे करके साइकिल स्लो हो जाएगा। होना तो ये चाहिए था कि साइकिल सेम स्पीड से चलता रहे, लेकिन उसकी स्पीड स्लो क्यों हो रही है? दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब जल्दी से ये पैसेज रीड करो। यू सा दैट इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट। ये बोलता है कि अगर तुम लोग लेफ्ट की साइड में फोर्स को लगाओगे तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। वो क्या करेगा? राइट साइड से लगेगा। और अगर तुम इसको अपोजिट कर दोगे, मतलब तुम राइट साइड से फोर्स लगाओगे, तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड से लगेगा। इसका कहने का मतलब है जहाँ पे भी तुम फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन उसका उल्टा ही काम करता है। तो ये काफ़ी मेन लाइन है, इसको अंडरलाइन कर दो। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द अप्लाइड फोर्स। अब एक्टिविटी 12.1 के डायग्राम पे आ जाओ। इसमें हुआ क्या था? जब हमने फोर्स लेफ्ट से लगाया था तो फ्रिक्शन क्या था? राइट से लग रहा था, तभी बुक रुक रही थी ना। अगर हमारी डायरेक्शन से फ्रिक्शन भी लगने लगे तो बुक की स्पीड और तेज़ हो जाएगी, वो कभी रुकेगी ही नहीं। तो इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेसेस। तो क्या हर एक सरफेस के लिए फ्रिक्शन एक जैसा रहता है? डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ सरफेस, क्या ये सरफेस की स्मूथनेस पे, मुलायम वो कितना है, उस पर डिपेंड करता है? लेट अस फाइंड आउट, हम पता करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, बदलते हैं, चेंज करते हैं?
एक्टिविटी 12.2 टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। ब्रिक होती है ईंट और स्ट्रिंग होती है एक पतला सा धागा। एक ईंट के ऊपर धागा बांधो, उसको खींचना है, पुल होता है अपनी ओर खींचना, पुश होता है धकेलना। तो स्प्रिंग बैलेंस, अब तुम कहोगे सर ये स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है? तो ये एक वेइंग मशीन होती है, इसके ज़रिए हम वेट पता करते हैं कितना होता है। तुम्हारे स्कूल के अंदर ये रखी है, जब तुम स्कूल में आओगे तो ये प्रैक्टिकल भी हम कर लेंगे। अब उस स्ट्रिंग के ऊपर तुमको फोर्स लगाना है और जैसे ही ब्रिक मूव करना शुरू करेगी तुमको देखना है कि उस पर कितना वेट लिखा हुआ है। तो तुमको पता चल जाएगा कि एक ईंट के और फ्लोर के बीच का फ्रिक्शन कितना है। अब तुमको दोबारा से करना है, ब्रिक के ऊपर कोई पॉलीथीन लगा दो, क्योंकि पॉलीथीन का सरफेस बहुत स्मूथ होता है, मुलायम होता है। तो जब तुम दोबारा से उस स्ट्रिंग को खींचोगे तो तुम स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग नोट करोगे जो कि पहले से कम आएगी। और कम इसलिए आएगी क्योंकि उसका सरफेस स्मूथ है और जिसके कारण रीडिंग कम इसलिए आएगी। जो पॉलीथीन ब्रिक के ऊपर लगाया है उसका सरफेस स्मूथ है, जिसके कारण फ्लोर और ईंट के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा था वो कम हो जाएगा। जबकि जो ब्रिक है उसका वेट भी उतना ही है, सब कुछ वैसा ही है, बस बीच में एक पॉलीथीन के आ जाने से फ्रिक्शन कम हो गया। ये देखो ये आ गया, स्प्रिंग बैलेंस के बारे में भी आ गया। तो ये जैसा पिक्चर में दिखाई दे रहा है, शायद तुमने स्कूल में देखा भी हो, ऐसा है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है जिसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं फोर्स जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है। इसमें क्या होता है, एक कोइल स्प्रिंग, एक कोइल हुआ स्प्रिंग होता है जो कि स्ट्रेच होता है जब उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। काफ़ी सिंपल सी डिवाइस है और जब इस पर फोर्स होता है, जैसे सामने तुम लोग देख भी पा रहे हो, इसमें रीडिंग है, तो इनसे फोर्स का इजीली पता चल जाता है कि कितना यूज हो रहा है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है 12.3 मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर। एक स्मूथ फ्लोर के ऊपर या फिर एक टेबल के ऊपर एक इंक्लाइंड प्लेन बनाना है। इंक्लाइंड का मीनिंग समझ लो तुम लोग क्या है। जैसे हमारे फ्लोर होते हैं वो एक बिल्कुल सीधे होते हैं, इसलिए वो इंक्लाइंड में नहीं है। इंक्लाइंड का मतलब है किसी एंगल के अंदर होना, मतलब तिरछा होना, बिल्कुल सीधे ना होना। तो अब ये बोलता है कि यू मे यूज अ वुडन बोर्ड, एक लकड़ी का बोर्ड यूज करो, उसके एक साइड पे या तो ब्रिक रख दो या फिर कुछ किताबें रख दो और उसके बीच में कहीं मार्क लगा दो पॉइंट ए, और अब उसके ऊपर से एक पेंसिल को मूव करो तो नोट करो कि वो कितनी दूर तक जाती है टेबल के ऊपर। रेस्ट करने से पहले, रेस्ट होता है 0 स्पीड पे हो जाना, बिल्कुल रुक जाना। नोट डाउन द डिस्टेंस, अब उस डिस्टेंस को नोट करो और अब दोबारा से तुमको यही एक्टिविटी करनी है, लेकिन अब स्मूथ टेबल या फिर जो फ्लोर पे तुम ये कर रहे हो वहाँ पे कोई कपड़ा बिछा दो। अब कपड़े में कोई रिंकल नहीं होनी चाहिए, सिलवट नहीं होनी चाहिए कोई भी, और इस एक्टिविटी को दोबारा से करना और रीडिंग नोट करो कि कितनी दूर तक सेल या फिर पेंसिल गई है। अब तीसरी बार तुमको फिर से एक्सपेरिमेंट करना है और अब क्या करना है, तुमको वहाँ पे कोई मिट्टी या फिर रेत बिछा देना है और उसके ऊपर फिर दोबारा से ट्राई करो कि वो पेंसिल कितनी दूर जाती है। अब ये पूछ रहा है इन विच केस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, सबसे कम, मिनिमम होता है सबसे कम डिस्टेंस, कौन से केस में कवर किया है? हमने 3 केस किए हैं। तो अब उसमें क्या है कि पेंसिल सेल जो हमने यूज़ की है उसका भी वेट उतना ही है और स्लोप भी हमारी उतनी ही रखी है हमने तीनों ही एक्सपेरिमेंट में, और उसके बावजूद जो सेल है वो डिस्टेंस कम ज़्यादा क्यों ट्रैवल कर रही है? इसका सीधा इफ़ेक्ट ये है कि जिस सरफेस के ऊपर वो मूव कर रही है उसका इफ़ेक्ट उस पर आता है। अब आगे यहाँ पे आ जाओ, कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल आल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस। तो ये पूछता है कि जो स्मूथनेस, जो सरफेस है उसका मुलायम होना, चिकना होना भी क्या इफ़ेक्ट करता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेल। अब ये कोई लड़का है, इसको हम नाम दे देते हैं भोलू। तो ये बोलता है कि आई शैल ट्राई द एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड द सेल। तो ये बोलता है कि मैं भी ये एक्टिविटी करूँगा। रैप होता है लपेटना, पीस ऑफ सैंड पेपर, सेल के चारों ओर एक सैंड पेपर लपेट के। अब तुम कहोगे सर सैंड पेपर क्या होता है? सैंड पेपर होता है जो तुम रेगमार यूज करते हो जब घर में पेंट वगैरह होता है, तो एक खुरदरा सा पेपर आता है, उसको हम बोलते हैं सैंड पेपर। अभी तक तो हमने यही सीखा है कि फ्रिक्शन के कारण हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। अब हम ये पता करते हैं कि कॉज क्या है। कॉज होता है कारण, फ्रिक्शन होता ही क्यों है। सो रीड दिस लाइन, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट होता है जो संपर्क में जब दो चीज़ें आती हैं,
इरेगुलरिटीज, रेगुलर होना होता है एक जैसा होना, इरेगुलर होना ऊबड़ खाबड़। जब दो सरफेस ऊबड़ खाबड़ होते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं तब जाके फ्रिक्शन होता है। इवन दोज सर्फेसेज विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट होते हैं छोटे मोटे इरेगुलरिटीज ऑन देम, उनके ऊपर भी, जो कि हमें बहुत स्मूथ दिखाई देते हैं, अगर उनको आप ध्यान से देखोगे तो उसमें भी काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज होती हैं। और ये क्या करती हैं, जो दोनों सरफेस की इरेगुलरिटीज हैं लॉक इनटू वन अनदर, एक दूसरे के अंदर वो लॉक हो जाती हैं। अब एक टेबल और बुक का इसने एग्जांपल दिया है। अगर तुम लोग भी अपने मोबाइल वगैरह में पास से किसी चीज़ पे फोकस करो और फिर उसमें जूम करो वीडियो मोड में, फिर उस पर अगर तुम जूम करके देखोगे तो तुम्हें स्मूथ सरफेस के अंदर भी काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज दिखाई देंगी। तो हमने अभी यही देखा है ना, इंटरलॉकिंग होती है इरेगुलरिटीज़ के बीच में, जो ऊबड़ खाबड़ है दोनों ही सरफेस के बीच में, उनमें इंटरलॉकिंग शुरू हो जाती है जिससे फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो इट इज़ ऑब्वियस, ये ऑब्वियस है, काफ़ी जनरल सी बात है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज, जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा इफ़ टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर, अगर दो सरफेस हैं उनको हम दोनों को एक दूसरे की तरफ और ज़्यादा प्रेस करें तो उनकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो और ज़्यादा एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाएंगे। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट, एक मैट को खिसकाने से आप समझ सकते हो। व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट, जबकि इसके ऊपर कोई भी नहीं बैठा है, और दोबारा से इसको खिसकाओ जब उसके ऊपर कोई बैठा हो। रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हैवी बॉक्स, अब उसको याद करो जब तुमने लास्ट टाइम कोई हैवी बॉक्स को खिसकाया था एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। यदि तुम्हारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ, तो ऐसा एक एक्सपीरियंस अब कर लो। अब ये तुमसे पूछता है व्हाट इज़ ईजियर, क्या आसान है, टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट, उसको जीरो स्पीड से और रेस्ट से हिलाना, या फिर जब वो पहले से ही एक गति पे हो और फिर उसको हम उसी डायरेक्शन में मूव करें, क्या वो ज़्यादा आसान है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये बोलता है कि वह फोर्स जब हम लगाते हैं, कोई भी चीज़ पहले रेस्ट पे थी और फिर वो मूव करना शुरू होती है, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग, रिक्वायर्ड टू कीप रखना द ऑब्जेक्ट मूविंग, उसको मूव करते रहे ताकि वह ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसमें क्या है कि पहले से ही कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी और फिर हमने उस पर थोड़ा सा और पुश किया तो उसको बोलेंगे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब तुम बोलोगे कि सर ये क्या है, समझ में नहीं आया, एक स्टैटिक फ्रिक्शन एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये केवल डेफिनेशन है, ठीक है ना, हमने इसको नाम दे दिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो पहले एक रेस्ट पे थी, फिर हमने उसको मूव करना शुरू किया तो हमने उसको नाम दे दिया स्टैटिक फ्रिक्शन। और कोई चीज़ है जो पहले से ही मूव हो रही थी और उसको हम अगर पुश कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक का मीनिंग ही होता है जो एक ही स्थान पे हो, मतलब मूव ना कर रहा हो। तो ये दोनों चीज़ें तुमको याद रखना है, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, बिकॉज आगे लेसन में टर्म्स बार बार यूज होंगी तो हम पूरी लाइन यूज करने के बजाय बस ये छोटी सी टर्म यूज करेंगे। When the box start sliding, जब कोई बॉक्स है वो स्लाइडिंग शुरू करता है, द कंटैक्ट पॉइंट्स, जो स्पर्श करने के जो बिंदु हैं, ऑन इट सरफेस, उसके सरफेस के ऊपर, डू नॉट गेट एनफ टाइम, उनको पर्याप्त समय नहीं मिलता, लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर। तो हमारे फ्लोर के अंदर जो ऊबड़ खाबड़ है और जो हम उसके ऊपर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, जो कि एक बॉक्स हो सकता है जिसका सरफेस भी ऊबड़ खाबड़ है, तो होगा क्या, अगर हम मूव करेंगे तो उन दोनों के जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो एक दूसरे के अंदर लॉक हो जाती हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव हो रही है उसको पर्याप्त समय ही नहीं मिलता कि वो एक दूसरे में लॉक हो सके और वो ऊपर से ही ग्लाइड होती रहती है। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर, इसीलिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो हमारा कम ही रहता है देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड यू फाइंड इट समवट ईजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन, इसीलिए क्या होता है कि जब कोई बॉक्स पहले से ही मोशन के अंदर है तो तुम भी उसको ईजीली ग्लाइड कर सकते हो। तो आज का हम इतना ही रीड करेंगे, कल तुम्हारा ये लेसन कंप्लीट भी हो जाएगा। सर ने जो डेफिनेशन वगैरह करवाई है और जो बुक वर्क करवाया है वो आप सब लोगों को याद करना ही है। तो आज के लिए काम बहुत हो गया। अब मैं तुमको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है,
अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में जाता है, जो कि घने सारे जंगल में होता है। तो अब वो शाम के समय वहाँ पहुँचता है। अब रात को खाने का समय हुआ। पहले गुरुकुल में क्या है कि सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे। अब जैसे ही सब लोगों ने खाना शुरू ही किया था कि एक तूफान आ गया। अब तूफान आने से पहले अब ट्यूबलाइट तो होती नहीं थी, तो जो दिया वगैरह और लालटेन वगैरह जगे हुए थे वो सब बुझ गए और बिल्कुल कंप्लीट डार्कनेस हो गया। अब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, अब तूफान तो शांत होने का नाम ही नहीं लेता। अब अर्जुन के मन में काफ़ी देर से द्वंद्व चल रहा है। जैसे ही होते हैं 20 मिनट और वो तूफान शांत हो जाता है। अब जैसे ही दोबारा से लालटेन ऑन करते हैं तो अर्जुन क्या देखता है, उसके आजू बाजू जितने भी लोग बैठे हैं सबकी प्लेट बिल्कुल खाली है। तो वो हैरान हो जाता है कि इतने अंधेरा, बिल्कुल जिसमें कुछ दिख भी नहीं रहा था, तो इन लोगों ने खाना कैसे खा लिया ऐसे में। तब द्रोणाचार्य उसको बताते हैं कि इन लोगों की हर रोज़ ऐसी ही प्रैक्टिस है। ये हर रोज़ अपने ही स्थान पर बैठते हैं और अपनी प्लेट के अंदर जहाँ सब्जी रखनी है वहीं पे रखते हैं, रोटी यहाँ, चावल है तो वो वहाँ रखेंगे। तो इतने दिनों से यहाँ पे हैं कि जैसे ही ये खाना शुरू करते हैं तो इनका हाथ वहीं पे जाता है जहाँ पे रोटी है, जहाँ पे सब्जी है, तो इनको लाइट की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये मैंने तुम लोगों को इसलिए सुनाई है ताकि कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, अपनी क्लास में किसी दूसरे को देखते हैं, बोलते हैं कि ये तो इंटेलिजेंट है, भगवान ने मेरे को तो इंटेलिजेंट बनाया ही नहीं है। तो किसी को ऐसा नहीं सोचना है। इफ़ेक्ट केवल प्रैक्टिस का है। उन लोगों ने अगर इंग्लिश में कोई इंटेलिजेंट है तो काफ़ी पिछली क्लासों में काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया है, इसलिए उनकी प्रैक्टिस हो गई है बार बार करने से। अगर तुम लोग भी करोगे तो तुम भी इंटेलिजेंट हो जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।